है। खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जिसका इसी हफ्ते औपचारिक ऐलान हो सकता है। पटना साहिब से बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद खबर है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने भी दावा किया कि 28 मार्च को शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है। पटना साहिब से बीजेपी ने तो टिकट काट दिया, लेकिन अब कांग्रेस शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में पटना साहिब से ही उतार सकती है। इस बात के इंडिकेशंस कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 28 मार्च को ये औपचारिक ऐलान होने की संभावना है। शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। 28 मार्च को शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा एक चेहरा, अभिनेता और उसके साथ नेता, और पटना साहिब में उनको काफी लोकप्रियता भी मिली है। अब कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं, इस बात की इस हफ्ते में पुष्टि होने की खबर सामने आ रही है। इस पूरी बात पर शत्रुघ्न सिन्हा का क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी ने तो इनसे किनारा कर लिया। पटना साहिब की जो सीट थी इनकी, वो इनको नहीं दी, उनको छोड़ के रविशंकर प्रसाद को वहां से मैदान में उतारा है। शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता वहां से काट दिया, टिकट काट दिया, और अब कांग्रेस में शामिल होने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे चेंज पर, ट्रांजिशन पर, शत्रुघ्न सिन्हा के ज्वाइन करने पर अखिलेश सिंह ने क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। 28-29 को ज्वाइन कर सकते हैं। पटना में होंगे, दिल्ली में? दिल्ली में होंगे। दिल्ली में होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर सर सभी लोगों का बयान आ रहा है। एनडीए के तमाम लोग घेरने में लगे हुए हैं। चिंता सिर्फ वो अपनी करें, उन्हें किसी तरह की जीत नहीं मिलने जा रही है। सुशील मोदी ट्वीट करते हैं कि उन्हें पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। सुशील मोदी जी का खुद जमानत जब्त होने वाला है। कभी लड़े चुनाव उनके खिलाफ, तब समझ में आ जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा को आगे करके भीड़ इकट्ठा करके ये लोग भाषण करते थे, और अब शत्रुघ्न सिन्हा पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये तो शोभा नहीं देता। शिवपूजन मेरे सहयोगी पटना से मेरे साथ ज्यादा अपडेट के साथ और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन, आपसे ये समझना चाहेंगे कि पटना साहिब की सीट के हवाले से ही किसका फायदा और किसका नुकसान होता नजर आ रहा है? क्या है आम जनता की राय? शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी को छोड़ के अगर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं तो किसका फायदा, किसका नुकसान? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा के पास ऑप्शंस बचे नहीं थे। प्रयास तभी से लगाए जा रहे थे जब ब्रिगेड ग्राउंड में ममता बनर्जी के द्वारा बुलाई गई रैली में शामिल हुए थे और तमाम विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने मंच साझा किया था। टिकट कटना लाजमी था, तो टिकट कट भी गया। और ये भी प्रयास शुरुआत से ही लगाए जा रहे थे कि शत्रुघ्न सिन्हा ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस को ऐसे ही ऑप्शन की तलाश थी, और इसी बाबत उन्हें लगभग तय हो चुका है कि पटना साहिब सीट मिलेगी। अब जो मूल सवाल है कि आखिर किसका नफा, किसका नुकसान? जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा का भी नुकसान है और कहीं ना कहीं भाजपा का भी नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा कनेक्ट करते थे खुद को आम आदमी से, वहां आम आदमी कहीं ना कहीं हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अगर जाए, या समाज की हम बात कर लें जो कहीं ना कहीं विभाजित होगा, तकरीबन 4 से 5% के आसपास वोट शेयर है उस इलाके में। ये विभाजित अगर होता है तो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। शिवपूजन, जब अब शत्रुघ्न ऑप्शंस तलाश रहे थे और अब उनके पास कांग्रेस के अलावा उनको कोई वाजिब ऑप्शन नजर नहीं आ रही है, तो फिर दामन थामने में इतना इंतजार क्यों? अब 28 मार्च की इंतजार करने को क्यों कहा जा रहा है? मुझे लगता है शायद शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा। हालांकि खुद उन्होंने कभी भी नहीं कहा है। ये तमाम खबरें कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके जरिए ही बाहर आ रही हैं मीडिया में। खुद उन्होंने कभी भी नहीं कहा है आगे बढ़ करके कि वो कांग्रेस का दामन पकड़ रहे हैं या फिर किसका। लेकिन इसके पहले लगातार उनकी कोशिशें तेज रही हैं। लालू प्रसाद यादव से भी लगातार मुलाकात की। ममता बनर्जी का जिक्र हमने किया ही, ब्रिगेड ग्राउंड में ममता बनर्जी के साथ मंच साझा किया। वहां पर तमाम महागठबंधन के दूसरे नेता भी मौजूद थे। उस वक्त से कयास लगाए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के पिछले 2-3 महीने में ये अपने ऑप्शन को तलाश रहे थे कि बेहतर ऑप्शन किधर मिलेगा। अगर पटना साहिब सीट से लड़ना है जो कांग्रेस के पाले में गई है, तो जाहिर तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा के लिए एक ही ऑप्शन बचता था, वो कांग्रेस का है। चलिए शिवपूजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। जयप्रदा के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनको रामपुर से सीट या टिकट मिलनी लगभग तय है, जहां से सपा के आजम खान उम्मीदवार हैं। यानी सब कुछ सही रहा तो जयप्रदा और आजम खान आमने सामने होंगे, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते नजर आएंगे। बता दें कि आजम खान और जयप्रदा के बीच पिछले कई सालों से मतभेद रहे हैं। जयप्रदा ने सदस्यता ग्रहण करते वक्त कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश को सुरक्षित मानती हैं। इस दौरान उन्होंने अमित शाह को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब तक जो काम किया वो दिल से किया। तो ये एक अभिनेत्री जो अब समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब समाजवादी पार्टी के ही नेता आजम खान के सामने रामपुर की सीट पर चुनाव लड़ते नजर आ सकती हैं। जो फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जया जी, आप सांसद रह चुकी हैं, फिर से नई पारी शुरू करने जा रही हैं बीजेपी के साथ। जी, मुझे अच्छा लग रहा है। इस पल मेरे लिए बहुत अहम पल है और मैं बहुत खुश हूं कि मैं बीजेपी में आज बहुत सम्मान के साथ मुझे मौका मिला है कि ऐसे नेता के नेतृत्व में मुझे काम करने का एक सौभाग्य मिल रहा है। आप पहले समाजवादी पार्टी में भी रही हैं, वहां से भी चुनाव लड़ती रही हैं, रामपुर से आपने चुनाव लड़ा है। अब आप बीजेपी से जब लड़ेंगी तो विचारधाराओं का टकराव नहीं होगा कहीं? देखिए, विचारधारा तब टकराएगा जब हम कुछ अलग सोचेंगे तो, लेकिन हमारा सोच ऐसा ही है कि जो गरीब को सहायता करे और अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर टू द पुअर, तो वो काम प्रधानमंत्री जी हर गांव में कर रहे हैं, हर महिला को सम्मान कर रहे हैं। जहां पे मैं थी वहां महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, कोई रक्षा नहीं है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के लिए रक्षा भी है और सुरक्षित भी है, इस देश भी सुरक्षित है। मैडम, लेकिन सपा और बसपा का गठबंधन हो गया, तो आपको लगता नहीं कि इस बार लड़ाई कांटे की होगी, जोरदार होगी? देखिए, महागठबंधन भी हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपस में वो खुद किस हद तक वो लोग रिश्ता बना के रखेंगे, गठबंधन बना के रखेंगे, पहले वो सोचिए। लेकिन यहाँ पे यूपी में अभी भी बच्चा गांव में हर औरत, हर महिला, हर आदमी बोल रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी। तो हम भी चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। प्रियंका वाड्रा राजनीति में आ गई हैं, गंगा यात्रा कर रही हैं, अयोध्या जा रही हैं, कितना फर्क पड़ेगा इनसे? देखिए, तो चुनाव का मौका है तो हर तरीके का प्रचार होता है, तो उसमें प्रियंका जी वो अपना गंगा यात्रा भी कर रही है, तो रेल यात्रा भी करेंगी। पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट्स के लिए वो भी कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ज्यादा मजबूत है। नहीं, समाजवादी पार्टी के एक नेता है, रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं आजम खान, बीच में कई बार आप पर कई तरह के वार कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं ऑफिशियली मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं पार्टी किसको वोट देने में सीट देने वाली है या किसको ऐलान करने वाले हैं, कौन कैंडिडेट होगा, ये मुझे पता नहीं है। तो हम हम मान के चले आप रामपुर की भावी सांसद से, भावी कैंडिडेट से बात कर रहे हैं? नहीं, आप बीजेपी अधिनेता से बात करिए, सीनियर लीडर्स हैं वहाँ पे, उनके आदेश के अनुसार होता है, तो आप उनसे बात करने से आपको मालूम होगा। रामपुर कब जा रही है? मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। ये थी फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा, जिनका कहना है कि रामपुर से फिलहाल टिकट की बात नहीं करेंगी वो, लेकिन वो बीजेपी में आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण, बीजेपी के कार्यों के कारण, बीजेपी की विचारधारा के कारण। कैमरामैन संजीत के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन करीब करीब तय हो गया था, लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने गठबंधन पर चुप्पी साध ली है। मतलब गठबंधन पर फिर से सस्पेंस बरकरार है, जो कि त्यों स्थिति बनी हुई है। शीला का कहना है कि अगर गठबंधन पर कुछ होगा तो बताया जाएगा। शीला दीक्षित का इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा है ना, तो उनसे पूछिए। मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। तो वो कह रहे 4-3 के फॉर्मूले पर कांग्रेस मान गई और राहुल गांधी उसका ऐलान करने वाले हैं। तो जब राहुल गांधी करेंगे ऐलान तो देखेंगे। अच्छा, अभी तक मैम आपकी तरफ से स्टेटमेंट? शीला दीक्षित को आपने सुना, वो सीधे सीधे किसी भी तरह की टिप्पणी करते
करने से बचती नजर आई, गुरेज कर रही है वो। कांग्रेस और आप गठबंधन पर सस्पेंस जो का त्यों बरकरार है। कुछ ही दिन पहले शीला दीक्षित ये अपनी मन की बात तो कह चुकी हैं कि वो नहीं चाहती किसी तरह का भी गठबंधन आपके साथ हो, लेकिन फैसला उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पर छोड़ दिया था। और अब भी आज जब वो प्रेस वार्ता करती हैं उसमें ये बात पर क्लियरली कोई भी बात निकल के सामने नहीं आई कि क्या कोई फॉर्मूला बन पाया या नहीं। चुनाव बेहद नजदीक है, उसके मद्देनजर किसी तरह का भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के नतीजे पर पहुंचना इस वक्त सब पार्टीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 7 लोकसभा सीट है दिल्ली की, जिनके लिए अब कांग्रेस और आप में गठबंधन की स्थिति अभी भी कंफ्यूजन वाली बनी हुई है, अभी भी किसी तरह का कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। तो अब फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। शीला दीक्षित खुद कुछ भी इस पर टिप्पणी करने से बचती नजर आ रही हैं। भाषा की मर्यादा का बहुत बड़ा रोल होता है। बड़े बड़े सिंहासन और बड़े बड़े पद कई बार मर्यादा के उल्लंघन की वजह से हाथों से निकल जाते हैं, बात हाथ से निकल जाती है, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। आज कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मर्यादा की इसी सीमा को लांघते दिखे। रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रधानमंत्री मोदी को पाखंडी कह दिया। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ढोंग और पाखंड का लबादा ओढ़ रखा है। गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार न्याय का विरोध कर रही है। मोदी जी, 130 करोड़ देशवासियों की ओर से हम आज पूछना चाहते हैं, आप न्याय के पक्षधर हैं या विरोधी? क्योंकि कल से आपके सब मंत्रीगण, आपके सब पिछलग्गू नेतागण न्याय स्कीम के विरोध में खड़े हो गए हैं आकर। पाखंडी मोदी जी 3,17,000 करोड़ एक मुट्ठी भर पूंजीपतियों का, मित्रों का माफ तो कर सकते हैं, परंतु आपको 72,000 रुपया इस देश के 20% गरीबों को देने पर ऐतराज क्यों है? सुरजेवाला इतने पर ही नहीं रुके। सुरजेवाला ने कहा कि गरीबों का पैसा खाना मोदी जी के डीएनए में है। पाखंड के स्वरूप बने मोदी जी, ये बताइए, आप एक अपने मित्र अनिल अंबानी जी की कंपनी को 30,000 करोड़ का ठेका तो दिलवा सकते हैं, पर आपको इस देश के गरीब को 72,000 रुपए देने का विरोध क्यों है? सच्चाई साफ है, मोदी जी को हमेशा और भाजपा को हमेशा इस देश के गरीब के विरोध में खड़े रहे। ये आपका चाल, चेहरा, चरित्र है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का डीएनए है। पाखंड के प्रारूप बने मोदी जी, इस देश को बताइए कि आप 10 लाख रुपए का सूट बूट तो पहन सकते हैं, अपना नाम जिस पर खुदा हुआ है लाखों बार, और उसको 4 करोड़ में बेच सकते हैं, परंतु आपको इस देश के गरीब को 72,000 रुपया देने में क्या ऐतराज है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एयर स्ट्राइक पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। फारूक ने कहा कि अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 लोग मारे गए तो क्या इस पर अंतर्राष्ट्रीय चिल्लाहट नहीं होगी? और अगर कोई सवाल करता है तो वो पाकिस्तानी है, एंटी नेशनल है। साथ ही अब्दुल्ला ने कहा कि आज कोई राम मंदिर की बात नहीं कर रहा है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के पहले मंदिर हो रहा था, आज राम की बात कौन कर रहा है? आज वो जनता को बता रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा शख्स हनुमान की तरह है जो पाकिस्तान को मार सकता है। क्या उन्होंने पाकिस्तान को मारा है? मैं ऐसा नहीं मानता। ये फारूक अब्दुल्ला ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर सवाल उठाया है और तीखा प्रहार किया है। फारूक अब्दुल्ला ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं, सीधे मोदी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। क्या कुछ कहा फारूक अब्दुल्ला ने, वो आपको सुनवा देते हैं। 500 people died there. If 300 people had died, would there not be an international cry as to what has happened? So let's strike. And anybody who questions this
He is anti-national. He's a Pakistani. Before election and the process before that strike that he did in Balakot, there was temple, Ram temple. Who's talking of Ram today? I don't think they're talking of Ram or the temple. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि क्या उस समय सो गए थे जब सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, जब आतंकी आईईडी लेकर जा रहे थे तो उस वक्त कहां था चौकीदार। तो असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार अपने आक्रोशित अंदाज में प्रधानमंत्री और सरकार को घेरा है, पुलवामा हमले पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, अब वो भी सुन लीजिए। चौकीदार है तो तुम्हारी नाक के नीचे से 50 किलो आरडीएक्स चले गया। हिंदुस्तान की आवाम जानिए कि चौकीदार है और चौकीदार के आंखों के सामने से 50 किलो आरडीएक्स चला गया, 40 लोग मार गए। तो क्या चौकीदार जिम्मेदार नहीं है? अगर एक घर में चौकीदार को रखे, चोर घुस के चोरी कर लिया, तो आप पहले चोर को पूछेंगे, चौकीदार को पूछेंगे? केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को सीट बदलने का दर्द जो है वो छलकने लगा है। उन्होंने कहा कि मुझसे